अहमद साहिब की श्रीलंका के सैर की सरगुज़श्त। लंका, श्रीलंका, किस्त नंबर 5। वो केसरी आंखों वाली पुरस्कार लड़की मुझे फिर उस मकान में दिखाई न दी। खुदा जाने वो कहीं बाहर चली गई थी। मैं इसे देखने तकरीबन रोज़ तीसरे पहर और कभी सुबह के वक्त टेम्पल रोड पर ट्राम में गुजरता। इसके मकान का आंगन सूना पड़ा होता। घर में कोई दूसरा या कोई औरत कभी दिखाई न देती। एक दिन में मैं दोबारा इसके मकान जा पहुंचा। सूख पर्दा हटाकर दरवाजे को देखा, वहां ताला लगा था। मुझे यकीन हो गया कि पुरस्कार लड़की या तो कोलंबो से कूच कर गई है या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ दूसरे शहर गई है। जाने क्यों ये पुरस्कार लड़की मुझे हांट करने लगी थी। दिन में कई बार इसका ख्याल आता। रेडियो सैलून पर इन दिनों बड़े दिलचस्प लोग जमा हो गए थे। कैप्टन मुमताज मलिक अपनी जगह एक बागो बहार शख्सियत के मालिक थे। इन्हें काम करते देखकर महसूस होता कि वो लोहे के आदमी है। अनथक काम करते, कभी नहीं थकते थे। हमारे उर्दू इंडियन सर्विस में मेरे और मलिक साहब के अलावा लेफ्टिनेंट सिद्दीकी, हवालदार प्यारेलाल, सूबेदार बोस्तान खान और सूबेदार प्यारा सिंह भी थे। सूबेदार बोस्तान खान जेहलम के रहने वाले थे। ऊंचे लंबे जवान थे, उम्र पुख्ता थी, बड़े कम गु और सीधे साधे आदमी थे। अक्सर संजीदा रहते, बहुत कम बात करते थे, कभी ड्यूटी से गैर हाजिर नहीं होते थे। मशरूबात तो दूर की बात है, सिगरेट तक नहीं पीते थे। जब मुस्कुराते तो बिल्कुल बच्चा मालूम होते थे। हवालदार प्यारेलाल चालाक और जीरक था, मगर कैप्टन मलिक के आगे दबकर रहता था। सूबेदार प्यारा सिंह ड्यूटी के वक्त डिसिप्लिन का सख्ती से ख्याल रखता, मगर शाम होते ही वो अपनी गिरियन वाली पार्क में चारपाई पर मशरूब की बोतल खोलकर बैठ जाता। थोड़ी देर बाद इसकी पगड़ी भी खुल जाती। बदकिस्मती से लेफ्टिनेंट सिद्दीकी की चारपाई इसी पार्क में प्यारा सिंह के बिल्कुल सामने थी। सिद्दीकी साहिब अंग्रेजी तहजीब याफ्ता, बड़े मतीन, पढ़े लिखे, उर्दू अंग्रेजी अदब के दिलदादा फिलासफर टाइप आदमी थे। पाइप पीते थे और ऐनक के मोटे मोटे शीशों के पीछे इनकी ज़हीन आंखें हर वक्त सोचती रहती थी। मेरठ के रहने वाले थे और सिवाय पैप के और कुछ नहीं पीते थे। गुफ्तगू बड़ी नफीस और अदबी क्या करते थे, धीमी आवाज़ में बोलते थे। इनके कहके को भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। अब ऐसे आदमी के सामने सूबेदार प्यारा सिंह की चारपाई डाल देना तो सरासर जुल्म था। सूबेदार प्यारा सिंह को जब चढ़ जाती तो वो अपनी पगड़ी गले में लटकाए लेफ्टिनेंट सिद्दीकी की चारपाई पर आकर बैठ जाता और अपनी गर्दन को रीछ की तरह हिलाते एक ही जुमले की तकरार शुरू कर देता। सिद्दीकी साहब, मुझे उर्दू सुनाओ, मुझे तुम्हारी उर्दू बड़ी पसंद है, मुझे उर्दू सुनाओ। मरंजान मरंज की जान अजाब में आ जाती। बेचारा कभी आहिस्ता से मुस्कुराता, कभी बगले झांकता। उठकर जाने लगता तो सूबेदार प्यारा सिंह इसे बाजू से पकड़कर चारपाई पर दोबारा बिठा देता। सिद्दीकी साहब, आप उर्दू सुनाए बगैर यहाँ से नहीं हिल सकते। अगरचे ओहदे में प्यारा सिंह इससे छोटा और इसे सिद्दीकी साहब के बिल्कुल सामने ही बोलना चाहिए था, लेकिन प्यारा सिंह बिलानोश और जब इसे चढ़ जाती तो वो किसी के हाथ ना आता था। भारत में मस्त हाथी की तरह झूमता फिरता। भारत में दूसरे एनसीओ इसका बड़ा रिकॉर्ड लगाते थे। प्यारा सिंह में बात जरूर थी कि सिख होने के बावजूद वो किसी को गाली नहीं देता था। इससे चढ़ी हुई तब भी इसकी गाली जुबान से नहीं निकलती थी। बस अपनी बीवी को याद करके ऊंची आवाज में माहिया गाने लगता या अपने एक साथी की चार पे बैठकर सिखों के लतीफे सुनाकर खुद ही अपना मजाक उड़ाता। और या फिर मूड में आ जाता तो सिद्दीकी साहिब की चार पे बैठकर शुरू हो जाता कि सिद्दीकी साहब, मुझे उर्दू बोलकर सुनाओ, मैं उर्दू का आशिक हूँ, मैं उर्दू का राजा जोगी हूँ, उर्दू मेरी हीर है। सिद्दीकी साहिब ने मलिक साहब से शिकायत कहा कि सूबेदार प्यारा सिंह ने मेरे नाक में दम कर दिया है। ठीक है, मैं उर्दू बोलता जरूर हूँ, मगर मैं किसी को खास तौर पर उर्दू सुना नहीं सकता, मुझे किसी और जगह मुंतकिल कर दीजिए। मलिक साहब ने सूबेदार प्यारा सिंह को दफ्तर में अटेंशन करवाकर खूब डांटा। प्यारा सिंह सर झुकाए खामोशी से बिल्कुल बच्चों की तरह अपने कैप्टन की डांट डपट सुनता रहा। फिर वादा किया कि अब वो लेफ्टिनेंट सिद्दीकी से उर्दू सुनने की फरमाइश नहीं करेगा। सल्यूट मारा और डब्बों में से फरमाइशी प्रोग्राम के रिकॉर्ड निकालने लगा। रेडियो सैलून से ब्रिटिश फोर्सेस के लिए उर्दू, नेपाली, गोरखाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी और पश्तो के रिकॉर्ड बजा करते थे। मैं 10 मिनट की गीतों भरी कहानी लिखता। एक हफ्ता अमन से गुजर गया। सूबेदार प्यारा सिंह रात को अपने चारपाई पर बैठकर अपने शुगल में लग जाता। जब इसकी पगड़ी खुल जाती तो उठकर बारक में अपने दूसरे एनओसी साथियों के पास चला जाता। सिद्दीकी साहिब की चारपाई के पास खड़े होकर थोड़ी देर खड़े खड़े आगे पीछे झूमता। सिद्दीकी साहिब को अपनी लाल लाल आंखों से घूरा जाता। फिर डोलते हुए सलूट मारकर कहता, सर उर्दू नहीं सुनूंगा, और डोलता डोलता अपने बारक के दूसरे साथियों के पास चला जाता। मगर एक दिन सूबेदार प्यारा सिंह का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। चारपाई पर बैठकर अपने शुगल में मसरूफ हो गया। इस रोज प्यारा सिंह को तनख्वाह मिली थी, इससे ज्यादा चढ़ गई थी। पगड़ी गले में डालकर भड़क मारकर उठा और सिद्दीकी साहिब की चारपाई पर छलांग लगा दी। सिद्दीकी साहिब डरकर भागने लगे, मगर प्यारा सिंह ने दबोच लिया और धाड़ा, सुनाओ मीनू उर्दू। कदा नहीं सुनाएगा तू उर्दू मीनू। दूसरे दिन कैप्टन मुमताज मलिक ने सूबेदार प्यारा सिंह का कोर्ट मार्शल कर दिया। इससे जुर्माना हो गया और सिद्दीकी साहिब की चारपाई बार्क में दूसरी जगह मुंतकिल कर दी गई।
एक रात मलिक साहब के घर में लॉन में बैठे मिसेस जोन्स उनके रिश्तेदारों से बातें कर रहे थे। रात के 10 बज चुके थे। मैं भी वहीं बाग में बैठा था कि फौजी जीप कोठी के बाहर आकर रुकी। इसमें इंग्लिश सेक्शन का लेफ्टिनेंट कोपर बैठा था। इसने आकर मलिक साहब को सलूट कर कहा कि सूबेदार प्यारा सिंह बमला पट्टी थाने के हवालात में बंद है। मलिक साहिब फौरन उठ खड़े हुए। पता चला कि सूबेदार प्यारा सिंह की रात को अपने चार पे बैठे अपना शुगल करते हुए पगड़ी खुल गई, जिससे वर्दी पहनी और कोलंबो की सड़कों पर निकल आया। ये बिल्कुल ऐसी बात थी जैसे कोई मस्त हाथी सड़क पर निकल आए। बमला पट्टी का इलाका पास ही था। सूबेदार प्यारा सिंह ने टैक्सी पकड़े चौक में जाकर ड्राइवर को 100 रुपया निकाल कर दे और बोला, ले जाओ ऐश करो और ये तुम्हारा किराया है। ड्राइवर बेचारा मीनहनी सा सिनहाली था। डर गया कि अगर इसने 100 रुपया ले लिया तो कहीं ये मस्त हाथी जो फौजी वर्दी में से पकड़ कर न ले जाए। इसने इनकार किया तो प्यारा सिंह ने चाकू निकाल लिया। चौक में शोर मच गया। टैक्सी वाला तो मौका पाकर भाग गया। अब प्यारा सिंह था और बमला पट्टी चौक था। वो चाकू लहरा रहा था और हर आते जाते पर वार करने की कोशिश करता। जो कोई इसे पकड़ने को आता इस पर भड़क मारकर लपकता। पुलिस की पूरी गार्ड आ गई। नाटक अटकी सिनहाली पुलिस वाले बोनों की तरह इस ऊंचे लंबे खुले बालों वाले प्यारा सिंह के आगे पीछे दौड़ने लगे। बड़ी मुश्किल से खुदा जाने किस तरह पुलिस वाले इस मस्त हाथी को काबू करके थाने लाए और हवालात में बंद कर दिया। इसके बाद रिजमेंट के ग्रीन में फोन किया। वहां लेफ्टिनेंट कूपर ने जीप पकड़ी और सीधा कैप्टन मलिक के पास आ गया, क्योंकि मलिक साहिब भी ग्रीन कमांडर थे। मलिक साहब ने इस वर्दी पहनी, मुझे जीप में बिठाया और सीधा बमला पट्टी के थाने आ गए। थाने में हाहाकार मची थी। प्यारा सिंह हवालात में बदमस्त गुरीले की तरह धाड़ रहा था। इसके बाल खुले थे। पगड़ी का कुछ पता नहीं था कि कहाँ रह गई थी। फौजी ब्लू शर्ट के सारे बटन खुले थे। सूबेदार प्यारा सिंह सिनहाली पुलिस को गालियां दे रहा था और अपने दोनों हाथों से हवालात की सलाखों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मलिक साहब ने जाते ही गरजदार आवाज में कहा, सूबेदार प्यारा सिंह अटेंशन। मुझे डर था कि सबके सामने प्यारा सिंह मलिक साहब को बिना उल्टी सीधी सुना दे। वो वाकई अपने होश में नहीं था, लेकिन न जाने क्या हुआ कि मलिक साहब की आवाज सुनते ही प्यारा सिंह, जो एक बदमस्त हाथी बन चुका था, एकदम अटेंशन हो गया। कैप्टन मलिक ने इसे बहुत ज्यादा डांटा। इसके खिलाफ थाने वालों ने पर्चा काट रखा था, मगर मलिक साहब ने मामला रफा दफा करवाया। सूबेदार प्यारा सिंह को बड़ी मुश्किल से जीप में लाद कर इसे ग्रीन पहुंचाया और वापसी में मुझे कहने लगे, मैं सुबह होते इसका कोर्ट मार्शल कर दूंगा। मगर सुबह को मलिक साहब भी भूल चुके थे कि रात को क्या हुआ, और सूबेदार प्यारा सिंह को तो खैर कुछ याद ही नहीं था। ये सिख सूबेदार भी एक तुरफा तमाशा था। दफ्तर में भीगी बिल्ली बना रहता। दफ्तर के सारे काम इंतहाई जिम्मेदारी से अदा करता। एक रोज मैं रेडियो के बूथ में अनाउंसमेंट कर रहा था कि स्टूडियो की घड़ी रुक गई। वहां रेडियो स्टेशन के हर बूथ स्टूडियो में टेलीफोन लगे हुए थे, जिनकी घंटी नहीं बजती थी बल्कि सुर्ख बत्ती रोशन हो जाती थी। मैंने इस वक्त ऊपर ऑफिस में फोन किया कि स्टूडियो की घड़ी खराब हो गई है। फोन सूबेदार प्यारा सिंह ने उठाया। कहने लगा, सर मैं भी घड़ी लाता हूँ। दूसरे में ठकाठक करता सूबेदार प्यारा सिंह बूथ में दाखिल हुआ। इसने अपने ऑफिस में जो दीवार पर क्लॉक लगा हुआ था वो कांधे पर उठा रखा था। क्लॉक मेरे सामने दीवार के साथ लगाकर फर्श पर खड़ा कर दिया और बोला, ठीक है सर, कोई और हुक्म। इंडियन सर्विस और इंग्लिश सर्विस के दफ्तर दूसरी मंजिल में साथ साथ थे। स्टूडियोज पहली मंजिल में थे। ये रेडियो स्टेशन एक बड़ी कोठी में लेकर बनाया गया था। ये फौजी रेडियो स्टेशन था, जबकि सेलून गवर्नमेंट का अपना रेडियो स्टेशन अलग था, जहाँ से सिनहाली में प्रोग्राम होते थे। हमारे रेडियो स्टेशन के गेट के अंदर आए तो बाएं हाथ को छोटा सा कमरा था, जिसमें ट्रांसपोर्ट इंचार्ज मिस्टर कांगरी बैठता था। मिस्टर कांगरी सिनहाली था और हम इसे मिस्टर कांगरू कहा करते थे। हमें फौजी जीप या माइक्रो वैगन की जरूरत होती तो हम दफ्तर से फोन कर देते, हेलो मिस्टर कांगरू, कोई गाड़ी मिल जाएगी इस वक्त। कांगरू कहने पर मिस्टर कांगरी कभी नाराज नहीं होता था, हर वक्त मुस्कुराता रहता था। एक बार की फौजी गाड़ी रेडियो स्टेशन के गेट से जरा सी टकरा गई। गेट की आधी दीवार ढह गई। कैप्टन मलिक ने फौरन मरम्मत के आर्डर दे दिए। मिस्टर कांगरू ने टेंडर तलब कर लिए। फिर एक रोज दो काले काले मीनूनी से सिनहाली राज दीवार की मरम्मत करने आ गए। कैप्टन मलिक ने मुझसे कहा, ये कैंगरू कमबख्त सिनहाली मिस्त्री को ले आया है, अब तुम देखना ये करते क्या है। दीवार की सिर्फ ईंटें ही जोड़ना थी, मगर सिनहाली राज ने आधा दिन लगाकर दीवार का चारों तरफ से जायजा लिया। हम ऊपर खिड़की में खड़े देख रहे थे। सिनहाली राज पहले एक तरफ से टूटी हुई दीवार को देखता, फिर सामने बैठकर मजे से एक बीड़ी पीता, फिर दूसरी तरफ से दीवार का जायजा लेता, फिर दूसरी तरफ से सामने बैठकर एक बीड़ी पीता, और फिर जहां ईंटें लगानी थी इस जगह का गौर से जायजा लेता और वहीं बैठकर बीड़ी के कश लगाने लगता। मलिक साहिब ने कहा, तुम आगे आगे देखना ये क्या करता है। दूसरे दिन सिनहाली राज ने दफ्तर के गेट के बिल्कुल सामने सड़क के पास दरख्तों तले एक छोटी सी झुग्गी बनाना शुरू कर दी। एक दिन लगाकर इसे झुग्गी बनाई। मालूम हुआ कि इसलिए है कि अगर काम करते करते बारिश शुरू हो गई तो वो झुग्गी में पनाह ले सकेगा। अब इसने काम शुरू कर दिया। सूतर बांधा, गारा तैयार करवाया
फिर कहीं 1 घंटे बाद जाकर इसने दीवार की चुनाई शुरू कर दी। 10-15 ईंटें लगाई थी कि इंगड़ाई लेकर उठा, मजदूर को साथ लिया, अपनी झुग्गी में जाकर केतली के नीचे आग जलाकर चाय बनानी शुरू कर दी। ये जो काम हमारे यहाँ आधे दिन में हो जाता है, इसे सिन्हाली राज ने पूरे 1 हफ्ते में मुकम्मल किया। हालांकि वो ठेके पर काम कर रहा था, दिहाड़ी पर नहीं। मलिक साहब कहने लगे, सिन्हाली लोगों की इस साहल अंगारी ने बाहर से तामिल लोगों को यहाँ आकर आबाद होने की दावत दी है। ये लोग इस कदर सुस्त और तसाहुल पसंद हैं कि धान तो खुद किसने किस तरह बो लेते हैं, मगर कटाई इंडिया से तामिल मजदूर आकर करते हैं। मलिक साहब इस बात का सबूत कोलंबो में मुझे मिला कि मैंने देखा कोलंबो की सारी अजनास की मंडियों पर तामिल लोगों ने अपनी इजारादारी कायम कर रखी थी। सख्त मेहनत का काम तामिल लोग ही करते थे। शुमाल की तरफ को तामिल लोग सदियों से आबाद थे, सारा कारोबार इन्हीं के हाथ में था। कोलंबो शहर में पटिया का इलाका अजनास की मंडी था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इस मंडी पर तामिल लोगों का कब्जा था। उनमें तामिल मुसलमान भी थे, सवाती मेमन भी थे, मगर आड़त किसी एक सिन्हाली के पास भी नहीं थी। ये लोग यूं छोटी मोटी मजदूरी ही करते थे और रात को ताड़ी पीकर वहीं नाचते गाते नींद बेहोश होकर पड़े रहते थे। जबकि तामिल लोग सख्त मेहनत करते थे, फैक्ट्री में रातों की ड्यूटी देते थे, वक्त आते और वक्त पर जाते थे। बरसात का मौसम शुरू हो गया था कि कैप्टन मलिक ने मुझे खुद जाफना जाकर हिंदुस्तानी और बंगाली फिल्मों के रिकॉर्ड लाने को कहा। जाफना चूंकि इंडिया की तकूल के पास था, इसलिए वहाँ इंडियन और बंगला फिल्मों के रिकॉर्ड बहुत जल्द पहुंच जाते थे। दिल्ली हेडक्वार्टर काफी देर लगा देता था। चुनाचे एक रोज मैं कोलंबो के फोर्ट स्टेशन से ट्रेन में सवार हुआ और जाफना की तरफ रवाना हो गया। ये वही जाफना था जो आजकल भी तामिल अलहद की पसंद जमात एलम की सरगर्मियों का गढ़ बना हुआ है। अगरचे भारतीय फौजी ने जमाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, इसके बावजूद ये इलाका ज़ेर ज़मीन तामिल अलहद की पसंदों की सरगर्मियों का मरकज है। ट्रेन जाफना की तरफ रवाना हो चुकी थी। कोलंबो से जाफना शुमाल में काफी दूर था। मैं अपने डिब्बे में खिड़की के पास बैठा कोलंबो के मुसाफात के नारियल के दरख्तों को बारिश में भीगते और पीछे जाते देख रहा था।